हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक आ रही होगी। मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल शगुन। शगुन। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है अनु, आई विश मैं कर पाता। यस। ओके बिल्कुल अरकम। क्लासेस शुरू होंगी दोस्त, दूसरी परेशान मत होइए। ठीक। हाँ। और भी क्लास शुरू होंगी। ओके मैं चेक करा लेता हूँ उसको। नहीं नहीं, देखो। मैं चेक कर लेता हूँ। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट 2 के लिए। मैं एक बार पूरे आंसर चेक करके आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। चले शुरू करेंगे क्लास को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस साल की आखिरी क्लास में, मतलब मेरी आखिरी क्लास में। मेरी ये साल की आखिरी क्लास होगी। अब मैं अगले साल क्लास लेना शुरू करूंगा। ठीक है। जनवरी में नए साल में मिलेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माय लास्ट क्लास। अच्छा बनाते हैं। आपको आज मैं एक दो गीत भी गा करके सुनाऊंगा बढ़िया से। ठीक है। तो शुरू करें फिर क्लास को पढ़ना। बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। और जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ उसमें आंसर मिस्टेक हो गए हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं उसको क्लास के बाद चेक करके ठीक करवा दूँ। ठीक है। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। हम शुरू कर देते हैं। मैं अभी चेक कर लेता हूँ निखिल। बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल अगले साल मिलेंगे आप लोगों से। एक साल का गैप हो जाएगा है ना क्लासेस के बीच में। 2 दिन को एक साल में कन्वर्ट करना। कल मेरे पास ऐसे एक मीम आया। और बढ़िया सा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है मीम वगैरह पढ़ना कभी कभी, है ना। तो उसमें एक किसी ने गूगल पे सर्च किया होगा कि हाउ टू स्लीप 8 आवर्स इन 3 आवर्स। तो वही बात आज है हमारे साथ कि 2 दिन बाद ही, 2 दिन में एक साल हो जाएगा। ठीक है। चलिए। आगे बढ़ेंगे। तो कल आपको याद होगा हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सॉरी, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। गुप्त एम्पायर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। और जब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने कुछ विशेष बातों की चर्चा की थी। जैसे हमने सोर्सेस की चर्चा कर ली थी, हमने स्रोतों की बात कर ली थी कि कौन कौन से सोर्स हैं। हमने इनका सामान्य परिचय भी लिया था कि जो गुप्त का टाइम पीरियड है उसे बेसिकली गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री या क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि गुप्तों के समय पर आर्ट कल्चर इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, साहित्य का बहुत विकास हुआ, जिस वजह से इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आज की इस क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन करेंगे। तो कल आपने 7 शासकों का एक लिस्ट बना लिया था जो मैंने आपको बनवा दिया था सामने। तो पहले शासक इसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंतिम शासक जो है वो है विष्णुगुप्त। ठीक, चलिए। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट देंगे आप मुझे? चलें।
ठीक है, सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था, बहुत बेसिक बातों की ये हमने एक टॉपिक देख लिया था कि अलग अलग स्रोत क्या है। पुराण में वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, चीनी यात्री फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, फिर जूनागढ़ अभिलेख, प्रभावती का पूना और नासिक अभिलेख, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, भीतरी अभिलेख, ठीक है, स्वर्ण सिक्के, विशेष तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो कुमार देवी की आकृति वाले सिक्के चलाए गए थे वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें शासकों के बारे में पढ़ना था और पहले जो शासक हैं जो महत्वपूर्ण हैं उसमें नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम देखें तो पहले एक छोटा सा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है, जो गुप्ता एम्पायर है, उनके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि सर गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम है श्री गुप्त। पढ़ा था हमने ये श्री गुप्त। फिर श्री गुप्त के पुत्र कौन है दोस्तों? श्री गुप्त के पुत्र अर्थात सन, रुकिए 2 मिनट, बोर्ड थोड़ा सा नैंग कर लेगा अपना, वो भी साल के आखिरी दिन में है तो नैंग पूरा करेगा भाई वो अपना, थोड़ा वेट करते हैं। तो श्रीगुप्त के पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम क्या है? तो घटोत्कच के पुत्र का नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये एक बहुत बेसिक या हम कहें कि एक बैकग्राउंड के रूप में आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक बातें हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो श्रीगुप्त के बेटे का नाम घटोत्कच था, घटोत्कच के बेटे का नाम चंद्रगुप्त प्रथम है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले गुप्त साम्राज्य बड़े पैमाने पर विस्तृत नहीं था। गुप्त साम्राज्य बहुत ही छोटे क्षेत्र में था। इन्होंने इसकी शुरुआत की और पूर्वी गंगा घाटी क्षेत्र में, मगध वाला इलाका है जिसमें झारखंड बिहार के क्षेत्र आते हैं, वहां तक इसे फैलाया। और जब इन्होंने साम्राज्य को इतना फैला लिया तो इन्होंने एक उपाधि भी धारण की, इन्होंने एक टाइटल भी लिया। और याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है महाराजा धीराज, महाराज अधिराज जिसे कहा जाता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम यहां पर क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। ये सारी बातें आपको पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इन्होंने जो विवाह किया था वो लिच्छवी जो नेपाल वाला इलाका है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, है ना। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और जब इनका विवाह हुआ तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण सिक्के, गोल्ड क्वाइन चलवाए थे, जिनमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र बने हुए थे। ठीक है, जिनमें इमेजेस बनी हुई थी, नॉट इमेजेस, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनका स्कल्पचर काइंड ऑफ थिंग बना हुआ था। तो जब उनका मैरिज हुआ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से, तो he issued the gold coin with the icon of himself
एंड हर वाइफ कुमार देवी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुमार देवी प्रकार के सिक्के किस शासक के द्वारा चलवाए गए थे। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कुमार देवी प्रकार के जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलवाए गए थे, चंद्रगुप्त द फर्स्ट के द्वारा चलवाए गए थे। एक और पॉइंट है इनके बारे में जो किताबों में लिखा जाता है, मैं यही लिख दे रहा हूं ताकि अगला पेज ना यूज करना पड़े। देखिए, जब ये 319 एडी में शासक बने तो इसी समय इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को संवत के बारे में पता है। अच्छा, डेट किताबों में अलग अलग है, कुछ किताबों में 318 319 लिखा हुआ है और कुछ किताबों में 319 320 लिखा हुआ है, ठीक है, एडी को लेकर के। पर 319 माना जाता है कि ज्यादा ऑथेंटिक डेट है। तो 319 एडी में जब ये गुप्त वंश के शासक बने, जब इनका कोरोनेशन हुआ, कोरोनेशन का मतलब है राज्य अभिषेक हुआ, तब उन्होंने इस समय गुप्त संवत को चालू किया था। और इनके समय साम्राज्य का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। मगध और पूर्वी झारखंड, ये सब क्षेत्र इनके अंडर में आता था। मगध और ईस्टर्न झारखंड, ये सारा इलाका इनके अंडर में आता था। पूर्वी यूपी में भी इनका अधिकार, पूर्वी यूपी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैं एक बार फिर से कहानी के रूप में आपको बता देता हूं कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त द फर्स्ट इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। वह घटोत्कच के बेटे हैं और श्रीगुप्त के पोते हैं, ठीक है। ही इज अ सन ऑफ घटोत्कच एंड ग्रैंड सन ऑफ श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी जो नेपाल के पास लिच्छवी राज्य है वहां की राजकुमारी कुमार देवी से उनका विवाह हुआ था। जब उनका विवाह कुमार देवी से हुआ तो उन्होंने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त और दूसरी ओर कुमार देवी का आइकन होता था। कहा जाता है कि 319 एडी में जब वो गुप्त साम्राज्य के शासक बने तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने गुप्त संवत को भी चालू करवाया था और साम्राज्य का विस्तार करके दक्षिणी बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी तक उन्होंने अपना शासन फैला दिया था। तो ये शुरुआत है गुप्त साम्राज्य की। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब मैं मैप में भी आपको दिखाता हूं कि किस क्षेत्र तक ये पहुंच पाए थे, किस एरिया तक ये पहुंच पाए थे। तो ये देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं दोस्तों, जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, शायद मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पर्टिकुलर एरिया, तो ये एरिया पर अधिकार था चंद्रगुप्त प्रथम का। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन की शुरुआत यहां तक की और इस क्षेत्र तक अपने राज्य को फैला दिया। तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक, चलिए, चंद्रगुप्त की बात हमने कर ली। अब हमें चर्चा करनी है गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासक, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त के बारे में। तो अगले शासक का नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त लगभग 335 एडी से लेकर के 380 एडी के आसपास तक इन्होंने शासन किया। तो ये दूसरे और सबसे महान शासक हैं पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य के, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर किया था। देखिए, समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है। ही इज अ सन ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरी बात, गुप्त साम्राज्य के महानतम शासक, ग्रेटेस्ट
रूलर ऑफ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ही इज कंसीडर एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बताएंगे। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी जानकारी है वह हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से हमें मिलती है। प्रयाग इंस्क्रिप्शन से हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब क्या क्या है तो पहले ये बातें समझ लें। तो पहले हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानें। तो ये बेसिकली अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तंभ है जिस पर समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने लेख लिखा है। तो ये मैं बता चुका हूं आपको पहले कि प्रयाग प्रशस्ति एक पिलर है। ये शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो वो पिलर अशोक ने बनवाया था और उस पिलर के ऊपर जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हैं हरिसेन, उन्होंने संस्कृत भाषा में, ठीक है, तो ब्रैकेट में आप भाषा भी लिख लेना कि संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा है जिसे हम आज प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में आप इसे लिखिए, द पिलर वॉज ओरिजिनली द pillar was originally built by Ashoka. The pillar was originally built by Ashoka. On that court poet of Samudragupta, on that court poet of Samudragupta, court poet of Samudragupta wrote inscription in Sanskrit, ठीक है। चलो, अब प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों? तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती, विजय अभियान की जानकारी मिलती। इससे हमें समुद्रगुप्त के जो विक्टोरियस कैंपेन है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति हमें बताती है, जो पहली जानकारी इसमें दी गई है, कि समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। ही डिड, इंग्लिश में लिखिए, ही डिड मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता साम्राज्य, ऑफ गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। समुद्रगुप्त डिड द मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, मैक्सिमम। अब उसने जीता किस किस को? तो इस अभिलेख में लिखा है कि उसने उत्तर भारत के 8 राज्यों को जीता, 8 राज्यों को जीता। he he won the 8 नदर्न इंडियन स्टेट, 8 नदर्न इंडियन स्टेट। एक और बात है, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, परंतु साम्राज्य में नहीं मिलाया।
परंतु साम्राज्य में नहीं मिलाया। ही also won the 12 state of South India but did not merge into the Gupta Empire। एक और, शक तथा कुषाण शासकों को हराया। शक तथा कुषाण शासकों को हराया। देखो उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर थी और ये ना एक समझदारी वाला डिसीजन था। समुद्रगुप्त ने एक काम किया कि वो साउथ इंडिया गया। जैसे मान लीजिए कि दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अगर हम कंसीडर करें तो उसने 8 राज्य जीते उत्तर भारत के, और इन राज्यों को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, लेकिन दक्षिण भारत के उसने 12 राज्य जीते, लेकिन जीत करके उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया। उनसे कहा कि बस तुम हमें एक ईयरली टैक्स देते जाना और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों किया होगा समुद्रगुप्त ने? जीत लिया तो भाई मिला लेते राज्य में। क्लियर है कि उस समय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, गाड़ियां नहीं थी। अगर समुद्रगुप्त इन दक्षिणी राज्यों को मिला भी लेता तब भी वो बहुत लंबे समय तक उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ये बहुत समझदारी वाली नीति थी जो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। राज्यों को जीतो, उनसे टैक्स लो, और जो वहां के शासक हैं, जो वहां के क्षेत्रीय शासक हैं, उन्हें वहां पर शासन करने दो। जो वहां के रीजनल रूलर्स हैं उन्हें वहां पर रूल करने दो। आप वहां पर रूल मत करो, क्योंकि एक तो वहां की कंडीशंस आप नहीं जानते और फिर बहुत लंबे समय तक आप वहां नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, लंबे समय तक आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द 12 victorious state of south, but he will just have the indirect control which will focus completely on the revenue collection। ठीक है, इन सब वजहों से शकों को भी हरा दिया। इन सब वजहों से दोस्तों क्या कहा जाता है, इन सब वजहों से यहां पर आप लोग मेंशन भी कर लेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन सब वजहों से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दैट्स व्हाई समुद्रगुप्त इज कंसीडर्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक, समझ में आया? तो इतना एक्सपेंशन कर लिया समुद्रगुप्त ने। तो जिस तरह से नेपोलियन ने एक्सपेंशन किया था, ठीक उसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो रही है। समुद्रगुप्त के बहुत बाद में आएगा वो व्यक्ति, है ना। तो ये हमारे इतिहास का ना एक ऐसी चीज है कि हम नई चीजों से कंपेयर करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बोलते कि भैया ये यूरोप का समुद्रगुप्त है ना। क्या बोलते? ये यूरोप का समुद्रगुप्त है, पर उल्टा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास पर ज्यादा प्रभाव किसका है? पश्चिमी दुनिया का है। तो हम बोल देते हैं भैया, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बाद में आएगा, फ्रांस का शासक होगा। ठीक है, अभी है ही नहीं, वो तो बहुत लंबा है। पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब कहा गया तो कहा गया, हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रख, इतनी बेसिक बातें पहले आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको ये मैप भी दिखाता हूं। अब दोबारा से आप इस मैप में देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया का एक्सपेंशन किया था समुद्रगुप्त ने, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने बड़े क्षेत्र को उसने मिला लिया है। इतना तो ऑलरेडी है, और इस पूरे एरिया को, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप इमेजिन कीजिए कि इतने बड़े क्षेत्र को एक व्यक्ति, पल्लव वगैरह इन सब पे अधिकार हो गया था समुद्रगुप्त। तो ये एरिया ऑलरेडी आ चुका है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जीता हुआ है। इसको किसने मिला लिया? तो इस क्षेत्र को मिला लिया दोस्तों समुद्रगुप्त ने। और इतना ज्यादा एक्सपेंशन किसी भी शासक ने नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक विस्तार जो गुप्त साम्राज्य का हुआ, जो गुप्त एम्पायर का मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ, वो एट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ एक दो बातें और जानना बड़ी जरूरी है। कुछ अलग से जो तथ्य हैं उनके बारे में समझ लीजिए। 3 पॉइंट हो गए, अब मैं चौथा पॉइंट लिख रहा हूं समुद्रगुप्त के बारे में। चौथा पॉइंट यह है
कि जो समुद्रगुप्त है वह वैदिक धर्म को मानता था, ही फॉलोड द वैदिक रिलीजन। और चूंकि वह वैदिक धर्म को मानता था तो वैदिक धर्म को मानते हुए उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, अश्वमेध यज्ञ करवाया। और सिर्फ यज्ञ नहीं करवाया बल्कि उसने सिक्के भी जारी किए। ठीक है, अश्वमेध सिक्के जिसमें एक घोड़ा बना हुआ है, अश्वमेध सिक्के। तो ही परफॉर्म्ड दी, ही फॉलोड वैदिक रिलीजन, ही फॉलोड वैदिक रिलीजन। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ उसने परफॉर्म किया था और उसने क्वाइन भी इशू किए हुए थे जिसे अश्वमेध क्वाइन कहा जाता है। तो अश्वमेध क्वाइन में बेसिकली घोड़ा बना रहता था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, एक ऐसा चित्र बना रहता था। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में यही होता था दोस्तों, एक घोड़ा जाएगा, वो जिस जिस क्षेत्र में जाएगा फिर वापस आएगा, उसकी बलि दी जाएगी। तो ये अश्वमेध यज्ञ का तरीका था, इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। एक और चीज है कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है वो धार्मिक व्यक्ति था, वो बहुत रिलीजियस था। सर क्यों कह रहे हैं आप ऐसा कि वो बहुत रिलीजियस था? प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और प्रयाग प्रशस्ति में उसे धर्म बंधु कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में उसे धर्म बंधु कहा गया है। तो इस वजह से इतिहासकारों का यह मानना है कि शायद समुद्रगुप्त एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, एक बहुत ज्यादा रिलीजियस नेचर का व्यक्ति होगा। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है कि अभी भी कट्टरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों के लोगों को मारा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। दूसरे धर्मों का पीसफुल एग्जिस्टेंस अभी भी है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का एग्जिस्टेंस अभी भी है और वो बहुत पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो ये दिखा रहा है कि धार्मिक हो सकता है वो थे, लेकिन धार्मिक रूप से कट्टर बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि वैदिक धर्म, अश्वमेध यज्ञ, सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एक रिलीजियस नेचर का है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में उसके लिए धर्म बंधु, धर्म बंधु को इंग्लिश में धर्म बंधु ही कहेंगे, उसको चेंज मत कीजिएगा। एक और बड़ी घटना समझिए, एक बड़ी घटना समझिए इस काल की। देखो, श्रीलंका, श्रीलंका, तो अशोक ने पूरे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैला दिया है, महेंद्र को भेजा था, अपने बेटे को भेजा था। तो श्रीलंका में अब बुद्ध धर्म फैल चुका है और अधिकांश लोग श्रीलंका के अब बुद्ध धर्म को ही मान रहे हैं, बुद्धिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं। तो श्रीलंका को उस समय क्या कहा जाता था? तो श्रीलंका को उस समय सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिलोन। तो सिलोन के शासक ने, सिलोन के शासक ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी। ही आस्क्ड द परमिशन फ्रॉम समुद्रगुप्त कि वह बोध गया में, बोध गया में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, बौद्ध मठ बनाना चाहता है, बनाना चाहता है। और ये परमिशन मिल गई, ऐसा ये परमिशन मिल गई। ठीक है, तो ये दिखाता है कि श्रीलंका में अब बुद्ध धर्म फैल चुका है। श्रीलंका का शासक भारत आया हुआ है और उसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी है कि मैं बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन दी बोध गया। तो द रूलर ऑफ श्रीलंका, which was Ceylon earlier, the ruler of Sri Lanka asked Samudragupta that please allow him to construct a Buddhist monastery in the Bodh Gaya। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है उनके समय की। एक और आखिरी पॉइंट जो याद रखना है आप लोगों को वो ये है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एक अच्छा कवि व संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त वॉज अ गुड पोएट
एंड म्यूजिशियन। म्यूजिशियन तो कैसे मान लें, प्रमाण दीजिए। ठीक है, तो प्रमाण दो चीजों से मिलता है। एक उसका क्वाइन, सिक्का, जिसमें ही इज प्लेइंग वीणा। एक सिक्का है, सिक्का है जिसमें वह वीणा वादन कर रहा है। तो यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसका वीणा वादन करते हुए सिक्के मिले हैं। तो वो समुद्रगुप्त है दोस्तों। तो क्वाइन है जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं, और दूसरा एक उपाधि मिली है, एक टाइटल मिला है, विक्रमांक। तो ये भी कहा जाता है कि संगीतज्ञ को दिया जाने वाला टाइटल था। तो विक्रमांक नाम की उपाधि भी मिली है। तो ये है समुद्रगुप्त का रिजीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है और भी दो तीन घटनाएं हुई। समुद्रगुप्त को बड़ा शौक है, तो वीणा बजाने वाले उसके सिक्के हैं, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो संगीत से बड़ा जुड़ा हुआ था। ही वॉज वेरी कनेक्टेड विद द म्यूजिक। इसी समय पर आप देखें तो श्रीलंका के शासक भारत आ रहे हैं और बुद्ध गया में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? क्लियर है? क्लियर? यार, प्रयाग प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है। अब जैसे आप लोग में से कोई लोग कह रहे हैं कि सर वो समुद्र का पानी पिया ये डायलॉग है, तो गलत तो नहीं है ना? आप देखो ना, यहां से समुद्र ही तो लगता है पूरा, ये पूरा ये वाला जो तट है। हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि वो बंगाल की खाड़ी के तट पे गया, अरब सागर नहीं गया, लेकिन बंगाल की खाड़ी के तट तो पहुंच गया ना वो। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, हो गया आपका घोड़े वाला डायलॉग, पानी वाला डायलॉग हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बढ़िया बढ़िया डायलॉग है, आप लोग पढ़ते आते हो। ठीक, तो ये डायलॉग भी आपका जस्टिफाई हो गया कि हाँ सर, अरब सागर तो नहीं पहुंचा, लेकिन बंगाल की खाड़ी जरूर पहुंच गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय वहां भी पहुंचा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए अगला टॉपिक, रामगुप्त के बारे में नहीं पढ़ना है हमें, आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, एक छोटी सी कहानी लेकिन समझ लीजिए। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। समुद्रगुप्त का एक बेटा था रामगुप्त और दूसरा बेटा था चंद्रगुप्त। अगर हम विशाख दत्त की बात माने तो विशाख दत्त अपनी पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई
रामगुप्त की हत्या कर दी और रामगुप्त की हत्या करने के बाद वह गुप्त वंश का अगला संस्थापक बना। ठीक है, तो रामगुप्त के शासनकाल में कुछ हो ही नहीं पाया। 2-3 महीने का शासनकाल था। 380 में समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है। उसी साल रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई को मार डालता है और अपने भाई को मारने के बाद वह गुप्त वंश का अगला महान शासक बनता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्त एम्पायर। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वह पुत्र है, ही वॉज अ सन समुद्रगुप्त और दत्त देवी। मां का नाम दत्त देवी है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि विशाख दत्त ने जो एक किताब लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, तो विशाख दत्त ने जो देवी चंद्रगुप्तम नाम की पुस्तक लिखी है उसके अनुसार अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके गुप्त साम्राज्य का शासक बना। He became the ruler of Gupta Empire after killing his brother Ramgupta. He became the ruler of Gupta Empire after killing his brother Ramgupta. और ये जानकारी हमें विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। किससे मिलती है? ये जानकारी हमें विशाख दत्त की जो पुस्तक है वह है हम देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। अब ये वाला पॉइंट मैं रिपीट करूंगा, हम पहले भी लिख चुके हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है और पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का विवाह की शादी किससे हुई थी? वाकाटक नरेश वाकाटक किंग रुद्रसेन से। अब क्यों हुई थी कमेंट करके बताओ। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था कि रुद्रसेन से शादी क्यों हुई थी, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट करके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। बहुत अच्छे, रुद्रसेन द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त सेकंड का डॉटर प्रभावती गुप्त है। प्रभावती गुप्त का मैरिज वाकाटक किंग रुद्रसेन सेकंड से हुआ था। अब बस मुझे आप ये बताओ, आंसर दो कमेंट करके कि क्यों हुई थी ये शादी, क्या रीजन था? चंद्रगुप्त द्वितीय इतना पावरफुल शासक, क्यों शादी की होगी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा बफर स्टेट किसको जीतना था? किंगडम के एक्सपेंशन के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ हूँ, हम सोचे आप सो रही हो, डेयरी मिल्क बटरफ्लाई। ठीक है, और कौन कौन क्लास कर रहा है सर? पूजा, आपकी फ्रेंड पूजा कहाँ है? आपको कब देना है यूपीएससी का अटेम्प्ट? ठीक है। ओह, बिहार से हैं, इलाहाबाद से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
कैसे काम बनेगा भैया, ऐसा तो मत करो यार, मैं रोज समझा रहा हूँ आपको। पढ़ लो पढ़ लो, अभी पढ़ लो, समय है आपके पास, पढ़ लो अच्छे से, ध्यान लगा के पढ़ लो, ठीक। बहुत मिस करोगे ये टाइम को, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत मिस करोगे इस टाइम को। जब भी निकल जाता है ना, जब 2 साल बाद, 3 साल बाद अपनी लाइफ को वापस देखोगे ना, तो दुख होगा आपको, है ना। तो दुखी मत रहो, कोशिश करो कि वो दुख आपको ना झेलना पड़े। कोशिश करो कि जिस मंजिल की ओर आप आगे बढ़ रहे हो वो आपको पहले ही प्रयास में मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। कोशिश करो, ठीक। चलो, ध्यान दो यहाँ पर। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बेसिकली अभी भी जो गुजरात वाला रीजन है वहां पर शकों का शासन है, वहां पर शकों का शासन है, और गुजरात नहीं था कैप्चर, देखा है आपने मैप में। और बीच में वाकाटक एम्पायर था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये चाहता था कि ये एक बफर स्टेट है, दो बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य है, तो वो चाहता था कि वो यहाँ से आराम से क्रॉस होकर के गुजरात तक पहुंच पाए, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। वाकाटक की हेल्प से चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात पर भी अधिकार कर लिया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी समुद्री तट को भी गुप्त साम्राज्य में मिला दिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को ऑलरेडी समुद्रगुप्त गुप्त एम्पायर में मिला चुका है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त सेकंड है, वह वेस्टर्न कोस्ट को अर्थात पश्चिमी तट अरब सागर वाले क्षेत्र को भी इसमें मिला देगा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य में मिला देगा। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। अब अगला उसका शकों को हराने वाली विजय के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 4, शकों को शक शासकों को पराजित किया। ही डिफीटेड दी शक रूलर्स या सीथियन रूलर। तो शक शासकों को पराजित किया, ही डिफीटेड दी सीथियन रूलर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो जैसे ही उसने शक शासकों को पराजित किया, तो अब गुजरात गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ठीक है। जो गुजरात और मालवा है वो किसका हिस्सा बन गए, गुप्त एम्पायर का हिस्सा बन गए। यहीं पर दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बनाया, ठीक है। ही मेड उज्जैन द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ही मेड उज्जैन द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। एक और चीज आपको याद रखना है कि जब उसने शकों को हराया तो उसने चांदी के सिक्के, अभी एमपीपीएससी का प्रश्न था, जाकर के देखें एक बार आप लोग, उसने चांदी के सिक्के जारी किए। जब उसने हराया तो उसने चांदी के सिक्के जारी किए। ही इशूड दी सिल्वर क्वाइन, और विक्रमादित्य विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। माना जाता है कि उज्जैन के एक शासक थे विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों को पहली बार हराया था, तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इस विजय के बाद पश्चिमी समुद्री तट पश्चिमी समुद्री तट पर गुप्तों का अधिकार। गुप्ताज established their supremacy. Guptas established their supremacy on western coastal plain. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑलरेडी आ चुका है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात जीत करके पश्चिमी समुद्र तट भी मिला दिया। तो इसके तहत इन सब का परिणाम क्या हुआ, इन सब का रिजल्ट क्या हुआ,
तो इन सब का रिजल्ट याद रखिएगा दोस्तों, इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक था। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ गुप्त एम्पायर। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि गुप्त साम्राज्य के किस राजा ने सबसे ज्यादा विस्तार किया, गुप्ता एम्पायर के किस रूलर ने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया, तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा कि सर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसने किया है? समुद्रगुप्त ने किया है। पर सबसे बड़ा एरिया किसके टाइम पे आ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम बहुत सारा क्षेत्र जीत गया, समुद्रगुप्त ने उसमें इतना और ऐड कर दिया और इसने इतना और ऐड कर दिया, तो इसके पास इतना सारा हो गया। ओके, तो ये आप मैप दोबारा देखेंगे तो इस मैप से आपको फिर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो आपको हरे कलर का एरिया दिख रहा है, इसमें मालवा का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किसने जीता था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। तो तीनों बड़े शासक रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्होंने बड़े लेवल पर एक्सपेंशन किया है। और इन्हीं के समय आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। जो गुप्त एम्पायर है उनका जो एरिया है वो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े क्षेत्र पर गुप्त शासकों का शासन चल रहा है। ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्य लिख लेते हैं, कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं, अदर फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स, चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन, अराइवल ऑफ चाइनीज ट्रैवलर फाहियान इन इंडिया, अराइवल ऑफ चाइनीज ट्रैवलर फाहियान इन इंडिया। और कहा जाता है कि वो भारत में लगभग 399 एडी में आया था और 414 एडी तक रहा। ठीक है, तो बहुत लंबा समय उसने भारत में बिताया है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार है, जो कोर्ट है, उसमें 9 प्रमुख व्यक्ति थे, 9 इंपॉर्टेंट पर्सन, जिन्हें नवरत्न या 9 ज्वेल्स कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन थे, तो एक एक करके नाम लिख लीजिए। सबसे पहला नाम इसमें आता है कालिदास, जो कि इनके दरबारी कवि हैं, कोर्ट पोएट हैं, और बाकी नाम मैं आपको पीपीटी से लिखवा दे रहा हूं। तो चीनी यात्री फाहियान का भारत में आगमन होता है, चाइनीज ट्रैवलर फाहियान इंडिया में आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार है, जो कोर्ट है, उसमें 9 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्हें 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त कहा जाता है, चंद्रगुप्त के 9 रत्न कहा जाता है। और उसमें से पहला जो रत्न है वो कालिदास है, जो कि इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने मेघदूतम, अभिज्ञान, शकुंतलम, ठीक है, जैसी रचनाएं की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और कौन कौन थे, तो आइए आपको एक बार अन्य सभी के बारे में हम बता देते हैं कि और कौन कौन से नवरत्न हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हम पीपीटी से नोट्स बना लेंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, पीपीटी में आधी बातें होती नहीं है। ठीक है, आधी बातें जो है मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ वो पीपीटी में नहीं होती। आप कभी चेक कीजिएगा तो बहुत सी बातें आपको पीपीटी में मिलेंगी नहीं।
और उसकी भाषा आपको बहुत कठिन मिलेगी, है ना, जो लैंग्वेज है वो भी कठिन मिलेगी आपको। जबकि यहाँ जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये देखो वीणा बजाते हुए, ये वीणा बजाते हुए तस्वीर समुद्रगुप्त की, वीणा वादन कर रहा है वो उसमें। ओके, चलें, तो ये हैं अलग अलग, इनके बारे में आप लिखते जाइए। धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, ठीक है, फिर कालिदास, वराह मिहिर और वरुचि। ठीक, मेरा मानना तो यह है कि सभी लोग अगर चाहें तो हिंदी में लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वेताल भट्ट, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, घटकर पर, कालिदास, वराह मिहिर और वरुचि। ठीक है, इसमें से आप वराह मिहिर का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, तो इन सब के बारे में लिख लीजिए। ये 9 रत्न है, लिख लीजिए, ये लिस्ट बना लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख लिया होगा। अब 2 शासकों के बारे में हमें और पढ़ना है। एक हमें चर्चा करनी है कुमारगुप्त के बारे में, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया, और दूसरी चर्चा हमें करनी है स्कंदगुप्त के बारे में, जिसके शासनकाल में हुण का आक्रमण भारत में होगा। और एक चीज और रहेगी कि स्कंदगुप्त के शासन के बाद कोई भी गुप्त शासक अच्छे से काम नहीं करेगा और फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा गुप्त एम्पायर का, गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं, और अगले शासक का नाम है कुमारगुप्त।
ठीक है यार, एक बार इंग्लिश में भी आप चाहो तो लिख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय और दे रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को दिक्कत जा रही है तो ठीक है, नहीं तो पीपीटी में आपको दे दूंगा, तो पीपीटी में से देख के लिख लेना, ये इंग्लिश में से कुछ लिखा हुआ है आजू बाजू में। चलें आगे बढ़ते हैं अगले शासक की चर्चा करते हैं, और अगले शासक हैं कुमार गुप्त। इन्हें भारतीय इतिहास में हमेशा जाना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए, कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, और बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने के लिए। चले, तो जो कुमार गुप्त हैं दोस्तों, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ही इज द सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र। दूसरी बात, कुमार गुप्त ने बहुत सारी उपाधि धारण की थी, बहुत सारी उपाधि धारण की थी। जैसे एक उपाधि जो बड़ी फेमस है, जो शुरुआत से चलती आई है, वह है महा राजा धीराज, ये उपाधि धारण की। दूसरी उपाधि जो अश्वमेघ यज्ञ के बाद, अश्वमेघ यज्ञ के बाद, आफ्टर द अश्वमेघ यज्ञ, ये उपाधि थी महेंद्रादित्य। और ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखना, पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वह है कुमार गुप्त। और महेंद्रादित्य को कई जगह ऐसा भी लिखा है अश्वमेघ महेंद्र, ठीक है, कई जगह पर अश्वमेघ मृगेंद्र महेंद्र भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही बात है, चाहे महेंद्रादित्य बोल दीजिए, चाहे अश्वमेघ महेंद्र बोल दीजिए, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में एक बहुत खतरनाक उपाधि धारण की है। मंदसौर अभिलेख में इन्होंने लिखा है अपने बारे में कि ये संपूर्ण पृथ्वी के शासक हैं। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? मंदसौर इंस्क्रिप्शन में लिखा है, मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख में इन्होंने लिखा है ही इज द रूलर ऑफ एंटायर अर्थ। मंदसौर इंस्क्रिप्शन में यह लिखा हुआ है। फिर मंदसौर इंस्क्रिप्शन के बाद एक उपाधि और है, 4 समुद्रों का राजा। 4 समुद्रों का राजा। देखो 3 तो अपन को समझ में आ रहे हैं, किंग ऑफ 4 सीज, लेकिन उस समय का जो भूगोल होगा ना, वो बहुत अलग होगा। आज हम ये डिवीजन कर पाते हैं सागर, महासागर, झील। उस समय हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी खाड़ियों को ही समुद्र बोल दिया गया हो, कुछ बड़ी बड़ी झीलों को पता पड़ा कि समुद्र बोल दिया गया हो। पॉसिबिलिटी है ना इन चीजों की, है ना। तो इसीलिए वो अपने आप को 4 समुद्रों का राजा कह रहा है, किंग ऑफ 4 सीज कह रहा है, किंग ऑफ 4 सीज। ठीक, अब ये हो गई उपाधियां, ये टाइटल हो गए। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, विच इज एसोसिएटेड विद द महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है।
ये जो है स्वर्ण व रजत सिक्के गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइन इशू किया। कौन कौन से सिक्के इशू किए? तो एक अश्वमेघ सिक्का जारी किया, अश्वमेघ सिक्का, अश्वमेघ क्वाइन जिसमें एक घोड़ा है जिसकी बलि दी जा रही है, और दूसरा दूसरा कार्तिकेय, कार्तिकेय सिक्के। इसमें भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं, तो कार्तिकेय क्वाइन भी इशू किए। तो कार्तिकेय सिक्के ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये शैव धर्म से संबंधित था। जब उसने कार्तिकेय सिक्के बनाए तो कहा गया कि ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी, फॉलोवर ऑफ शैव सेक्ट या शैविज्म। ओके, तो सिक्के जारी किए, एक अश्वमेघ क्वाइन इशू किया, दूसरा कार्तिकेय क्वाइन इशू किया। और कार्तिकेय क्वाइन जब इशू किया तो कहा गया कि ये शैव धर्म के अनुयायी हैं, ही इज द फॉलोवर ऑफ शैविज्म। ठीक, ये आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो महायान ब्रांच से जुड़ी हुई है। ये 4 उपाधियां हैं, एक है महाराजाधिराज, दूसरा है महेंद्रादित्य, इसी को अश्वमेघ महेंद्र भी कहा जाता है, संपूर्ण पृथ्वी का शासक, मंदसौर इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, 4 समुद्रों का राजा, किंग ऑफ द 4 सीज कहा गया है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ही स्टैब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, और गोल्ड और सिल्वर क्वाइन, ठीक है, स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए। एक है अश्वमेघ सिक्का, अश्वमेघ क्वाइन, और दूसरा है कार्तिकेय सिक्का, कार्तिकेय क्वाइन, जिससे यह पता चलता है कि ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शैविज्म, वह शैव धर्म का अनुयायी था। वो क्या था दोस्तों? शैव धर्म का अनुयायी था। तो इस बात की जानकारी भी हमें मिलती है। चले, अब हम आखिरी शासक की ओर आगे बढ़ेंगे, और आखिरी शासक है स्कंदगुप्त। बहुत लंबा शासनकाल नहीं रहेगा, छोटा सा ही शासनकाल होगा। ठीक है, और स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महान शासक, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसके बाद जितने भी शासक आएंगे, जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे, वो सब ऐसे ही होंगे, और यही कारण रहेगा कि आने वाले 50 सालों में गुप्त साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या हुई? तो जो भीतरी अभिलेख है, जो भीतरी अभिलेख है, यूपी वाला भीतरी इंस्क्रिप्शन, तो भीतरी इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि इसके समय भारत पर हूण आक्रमण, इसके शासनकाल में हूण आक्रमण हुआ, हून्स अटैक। ठीक है, देखो भारत के बहुत पश्चिमी हिस्सों पर आक्रमण तो कुमार गुप्त के समय शुरू हो गए थे, लेकिन कुमार गुप्त को हूण का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर हमला नहीं किया। लेकिन जब स्कंद गुप्त शासक बना तो फिर हूण आक्रमण शुरू हो गए। हूण आक्रमण की वजह से कई जगह पर अराजकता फैली, एनार्की फैली, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, आर्थिक स्थिति
कमजोर होने लगी, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डिक्लाइन होने लगा। और इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है तांबे, कांसे व शीशे के सिक्कों में बढ़ोतरी। तो ये दिखा रहा है जब इंक्रीज हो गए कॉपर, ब्रॉन्ज और लेड कॉइन, तो इससे ये पता चला कि अब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है गुप्त एम्पायर की, आर्थिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। तो अब गोल्ड और सिल्वर कॉइन इशू नहीं कर पा रहे हैं शासक, तो अब वो कॉपर कॉइन इशू करेंगे। हालांकि ये इसके शासनकाल में नहीं होगा, स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक आएंगे वो गोल्ड और सिल्वर की जगह अब लोअर कह सकते हैं कि मेटल के क्वाइन इशू करेंगे, जिसमें कॉपर क्वाइन होंगे, ब्रॉन्ज का क्वाइन होंगे, साथ ही साथ में आप देखेंगे तो लेड के क्वाइन होंगे। फिर एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए अलग से ऐसा बना करके, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। ठीक, दैट्स इट। चलिए, तो गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास हमने आज खत्म कर लिया। आज हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म कर ली। थोड़ा स्पीड से पढ़ा, लेकिन टॉपिक ऐसा ही था, फैक्चुअल टॉपिक है, उसमें क्या ही हम चीज़ों को अलग से समझते। हाँ, समझने वाला टॉपिक अगली क्लास में अब शुरू होगा। जब अगली क्लास में आप मिलोगे तब फिर आप जान पाओगे कि फिर आपको जो टॉपिक पढ़ने मिलेगा उसमें आप सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, इन सभी के बारे में बात कर लेंगे। फिर एक और क्लास हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में लगेगी, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जान पाएंगे कि इसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, मौर्यों से तुलना कैसे की जाए, क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम जान पाएंगे। ठीक है, उन सभी बातों का अध्ययन हम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, और मेरी ओर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से। बहुत मेहनत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस साल आप सभी लोग जो जो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं वो मंजिल प्राप्त कर लें। जो अभी तैयारी शुरू की है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी पढ़ाई का जो रिदम है वो ना टूटे, और इस साल बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पर कमांड बना लो आप लोग, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओ, पूरे पेपर याद कर लो, ये सारे काम आप कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अब 2 तारीख को 10:15 पर, इसी कोर्स में, इसी जगह पर। तो एंजॉय कीजिए। ठीक है, सॉन्ग, ओके ओके, चलिए मैं एक गाना गा देता हूँ आप लोगों के लिए आज। 1 मिनट दीजिए। चलो, तो आज एक गाना गा देते हैं आप लोगों के लिए, बहुत पुराना गाना है। ठीक है, सुन लीजिए, नहीं सुना है तब भी सुन लीजिए, अच्छा गाना है लेकिन। ओके, चलिए सुनिएगा। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना, आंख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना, तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई, प्रीत लगा कर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने दिखलाई, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है,
प्रियतम मेरे तुम भी लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर। क्या गाना है सुनिएगा आप लोग, बड़ा मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि सभी की सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, चलिए। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही नोट्स बनाना है, अंतरिक्षा शायद, ठीक है। ओके, वैसे ही बनाना है आपको। चलिए, नहीं अभी अभी मैम घर गई हुई है। ओके, तो इसलिए ये गाना गा दिया आपने। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।